अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान तनवीर है। आपका मैथ का पेपर हो और मैं आपके साथ मौजूद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अभी तक 3 वीडियोस आपको मिल चुकी हैं मैथ के ऊपर, जिसके अंदर सबसे पहली वीडियो हमने बनाई थी, आपका पूरा एक पेपर सॉल्व करवाया था आपसे, पूरा पेपर आपसे प्रिपेयर करवाया था आपके बोर्ड एग्ज़ाम का। दूसरी वीडियो आपके लिए मैंने लाया था पासिंग फार्मूला की, आपको एक बता दिया था यार ये अगर कर लो तो आप इजीली 50 से 60% प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हो। थर्ड वीडियो मैंने आपको लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी बताई मैथ की कि किस तरीके से आपने लास्ट मिनट पर कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। अब आपकी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आती है, आप सब्जेक्टिव तो बड़ी अच्छी तरह कर लेते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव करते हुए आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हो। आपका ऑब्जेक्टिव तैयार नहीं होता क्योंकि हमने ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस की नहीं होती। तो मैं आपको आज मैंने बोर्ड के वो 50 एमसीक्यूज जो कि मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अगर ये 50 एमसीक्यूज के अगर आपको जवाब आते हैं, समझ आई हुई है, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव में पूरे नंबर लेकर आ रहे होगे। और आप इसमें से 80 to 90% एमसीक्यूज देखोगे जो कि आपको रिपीट होकर नजर आएंगे, और कुछ होंगे जिनका तरीकाकार यही होगा, बस वो वर्डिंग थोड़ी सी चेंज होगी। तो आपको आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कहूँगा अगर आप बोर्ड से आप अगर आधा घंटा पहले भी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप लाजमी से पूरी वीडियो वॉच करना, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज के अंदर 100% स्कोर कर आओ। आपको मैं पूरा सॉल्व करके भी बताऊंगा, दूसरा ये कि आपको समझाऊंगा भी कि एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ये कैसे आया है, क्यों आया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसकी अगर आप देखो तो डायगोनल एंट्रीज जो है ये दोनों जो है वो सेम है। जो डायगोनल एंट्रीज है, मैं थोड़ा इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज आपको नजर आ रही हैं, ये डायगोनल एंट्रीज दोनों की क्या है, सेम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो, उसको हम बोलते हैं, वो हमारा होता है स्केलर मैट्रिक्स। आई थिंक इसको और छोटा होना चाहिए। सेकेंड, अब एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 7th रूट ऑफ एक्स। तो 7th रूट जो यहाँ पर एक नंबर होता है ना, आपने हमेशा उसको 1/, की फॉर्म में लिख देना है। तो आपका यहाँ पर अगर 7 है, तो उसका जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो वो क्या होगी, 1/7। इसी तरह अगर आपको एक्सपोनेंशियल गिवन हो और आपसे रेडिकल बनाने का कहा जाए, तो जो नीचे नंबर होगा वो उसकी बाय रूट में आ जाएगा। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद जो स्केलर मैट्रिक्स नहीं, बल्कि ये जो सी ऑप्शन है। इसके बाद थर्ड आपके पास है रेडिकल फॉर्म बनानी है इस नंबर की, यानी कि 4 2/3 की आपने क्या करनी है, रेडिकल फॉर्म बनानी है। तो इसको मैं यहाँ पर आपके लिए लिख के देता हूँ। तो आपके पास है 4 2/3, ठीक है। इसकी आपने रेडिकल फॉर्म बनानी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और होल पावर 1/3। अभी मैंने आपको बताया था कि जो रेडिकल होती है उसको आपने एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट करना है, तो जो नीचे नंबर होता है वो आपके रूट के बाहर आ जाता है और अंदर वाली वैल्यू ऐसे ही। तो आपकी करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल चुकी होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है इसकी वो क्या होगी, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ये ए वाली। इसके बाद आयोटा पावर 9 जो हमने इसका आंसर निकालना है, तो मैं यहाँ पर इसको सोल्व कर देता हूँ। आयोटा पावर 9 किसके इक्वल होगा, इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे आयोटा पावर 8 डॉट आयोटा के अंदर। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो इसकी होल पावर क्या आएगी, होल पावर 4 आएगी डॉट आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, -1 होती है, उसकी पावर 4 डॉट आयोटा। -1 की पावर 4 अगर इवन नंबर है तो उसका आंसर 1 आएगा, और 1 आयोटा का क्या होता है, आयोटा। तो हमारी इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें मिल चुकी है, वो है सिंपल आयोटा। इसके बाद द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो नंबर है इसको आपने क्या करना है, ये मैं यहाँ पर इसको सोल्व कर देता हूँ आपको। आपके पास क्वेश्चन है -, आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ठीक है। एक बार मुझे क्रॉस चेक कर लेने दें, यही हमारे पास है जी। तो क्वेश्चन हमने ठीक लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर और +2 आयोटा। यहाँ पर आयोटा नहीं आना, यहाँ पे सिंपल 2 है। तो ये -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 -2 आयोटा, ये -+3 -2 आयोटा। तो यहाँ से आपके पास जो फॉर्म बनी आयोटा वाली इमेजिनरी वाली वो ये 2 है। तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है अब आपको पता चल गई है, वो क्या है, 2। आपने साथ साथ जो है इसका आंसर जो है वो -2 है, इसकी करेक्ट ऑप्शन आपने साथ साथ नोट करते जाना है, क्योंकि मैं बाद में ये इसको रेज कर दूंगा, सारा ये रेज हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपकी एक प्रॉपर्टी है a = b, और अगर a < b हो और अगर a < b हो, तो वो हमारी प्रॉपर्टी होती है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी या ट्रिचोटोमी, जो भी आप इसको पढ़ना चाहो। इसके साथ एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर a जो है वो b से बड़ा है और अगर b c से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि जो
ए होगा वो सी से भी बड़ा होगा, यानी कि मैं आपसे कहता हूं कि ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तो ए सी का भी दोस्त होगा ना, तो वो हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी उस केस के अंदर। तो अब इसको रेस करने लगा हूं, ठीक है, फिर आगे मूव करते हैं। तो अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अभी तक आपको उम्मीद है सारी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। आपके पास है एवरी रियल नंबर इज आ रैशनल नंबर, ठीक है, ये आपने इसका याद कर लेना है। इसके बाद है 8 MCQs log ई की पावर उन्होंने वैल्यू हमें ये दे दी है, तो अगर हम कैलकुलेटर पर log ई निकालेंगे तो वो हमारे पास सिंपल 0.4343 आ जाएगा। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है आपने। इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम निकालते हैं पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर जाते हैं। तो अब देखो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, नॉन जीरो हमारा जो है वो 5 है, तो 5 से पहले ही पॉइंट है, हमने कोई भी यहाँ पर पॉइंट को उठाकर लेकर नहीं गए हैं। इसका मतलब ये है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 0। अगर हम पॉइंट को उठाकर लेकर जाते किसी दूसरे पॉइंट पर तो उसकी प्रॉपर्टी जितने पॉइंट्स आगे गए होना था वो हमारा आंसर होना था। अगर हम एक पॉइंट आगे लेकर जाते तो हमारा वो 1 आंसर होता और इस तरह चलता जाता। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इसको हम यहीं पर कर लेते हैं। कह रहे हैं कि ये इसको आपने सोल्व करना है, तो अगर आप नोट करो तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, वो होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये कैंसिल होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, तो 9 माइनस 2 कितना होता है, 7 होता है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या आ गई, 7। इसके बाद आपके पास द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब होता है एक इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में जो x की सबसे बड़ी वैल्यू होती है, पावर होती है। तो आपकी सबसे बड़ी पावर 4 है, तो हमारा इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, 4। इसके बाद आपने यहाँ पर इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। अब मिड टर्म ब्रेकिंग भी हम यहीं पर कर लेते हैं। 3x स्क्वायर फैक्टराइज करना है ना, तो इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो इस 3 के साथ, तो 3 2 6। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस माइनस करें तो हमारा -1 आए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगी -3x प्लस 2x और -2। यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे, 3x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा आपके पास x माइनस 3 और यहाँ से प्लस x माइनस, यहाँ पर x माइनस 1 बचेगा और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 1। तो आपका जो कॉमन फैक्टर आएगा वो आएगा x माइनस 1 और 3x प्लस 2। तो हम देख लेते हैं, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर रही। इसके बाद नेक्स्ट अगेन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताया उन्होंने, तो देखो x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब इसकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो 2 + 2 कितना होगा, 4। तो हमारी करेक्ट डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 4। नेक्स्ट वैल्यू है कि आपको x और y की वैल्यू दे दी है और आपसे क्या है इसके अंदर वैल्यू पुट करके बताओ इसका आंसर क्या आता है। तो 3 का क्यूब यानी कि x की वैल्यू 3 है, तो 3 का क्यूब लेंगे, 3 का क्यूब 27 होता है और y की वैल्यू क्या है, -1, तो 27 इंटू -1, तो उसका आंसर ऑब्वियसली क्या होगा, -27। इसके बाद नेक्स्ट है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। आपको x माइनस 1 कह रहे हैं कि ये फैक्टर है किसका, इस वाली वैल्यू का, इसका, और हमने यहाँ से k की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे, हम सबसे पहले x माइनस 1 जो है इसको इक्वल टू 0 करेंगे। तो x माइनस 1 को इक्वल टू 0 किया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब है 1 पुट करेंगे हम अपनी इस इक्वेशन के अंदर। तो जल्दी से पुट करते हैं, यहीं पर पुट कर देते हैं। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 माइनस x की जगह 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 के इधर क्या होगा, k प्लस यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 11 * 11 इक्वल्स माइनस क्या है 6, फैक्टर है तो इसको इक्वल टू 0 भी कर देंगे। अब 1 + 11 कितना हो गया, 12। 12 में से हमने 6 को माइनस किया, कितना आंसर आ गया, 6। तो यानी कि -k इक्वल्स टू किसके आ गया, 6k। यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आपके पास बनेगी k इक्वल्स टू -6, ठीक है। माइनस यहाँ पे इधर आ जाएगा, इसके साथ तो हमारी करेक्ट ऑप्शन बन गई है। आगे मूव करते हैं। अब आगे मूव करते हैं हम लोग और 15 MCQs हमारे हो चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपने HCF मालूम करना है इन दो इक्वेशंस का। अगेन हम यहाँ पर इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद जो हमारे पास सेम कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो बारी बारी कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 है, अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। यहाँ से कॉमन क्या चीज़ निकलेगी, x कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x माइनस 3। तो एक फैक्टर आपके पास आएगा x माइनस 3 और एक फैक्टर आएगा आपके पास x प्लस 2। ये एक साइड का हो गया। अब सेकंड साइड का करते हैं, वो होता है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ से वैल्यू बनेगी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 3 कॉमन आएगा, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 कॉमन आएगा। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा आपके पास, x माइनस 3 और x माइनस 2। तो अभी आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि हमारे पास
सेम क्या चीज़ आ रही है, ये सेम वैल्यू आ रही है यहाँ से और यहाँ से ये सेम वैल्यू आ रही है, तो हमारा कॉमन फैक्टर जो होगा वो हमें नज़र आ गया कि वो हमारा क्या होगा x-3। अब यहाँ पे इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम इसको यहीं पर सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर आप बेसिकली एलसीएम वाला केस आएगा, यहाँ पे हम इसको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी ओपन करेंगे तो बनेगा ए प्लस बी इंटू यहाँ पे बनेगा 3a माइनस बी और प्लस 1/3a माइनस बी। अभी मैंने सिर्फ इसको ओपन करके ये लिखा था और ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। अब आप इसका एलसीएम लो ज़रा, तो एलसीएम इसका क्या आएगा 3a प्लस बी और 3a माइनस बी। अब एलसीएम में देखो तो ये वाली पूरी वैल्यू सेम है, तो ये कटिंग होकर ऊपर खाली ये बच जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो तो सिर्फ ये वाली सेम है, ये वाली डिफरेंट है, ये वाली वैल्यू ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 3a माइनस बी। सोल्व करेंगे तो a प्लस a क्या बन जाएगा 4a माइनस बी डिवाइडेड बाई, ये दोबारा से प्रॉपर्टी बंद करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3a का होल स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें अपनी करेक्ट ऑप्शन यहीं पर नजर आ चुकी है, ये हमारी क्या है करेक्ट ऑप्शन आ गई। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट मालूम करना है इस फ्रैक्शन का, तो आप इसको हम मिड टर्म ब्रेकिंग के जरिए भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसका आसान तरीका आपको बताता हूँ। आपने पहले चेक कर लेना है कि क्या पहला नंबर और आखिरी नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें नजर आ गया 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 a की वैल्यू क्या आएगी 2x, b की वैल्यू में अभी नहीं मालूम, प्लस 9 किसका होता है 3 का होता है, तो 3 का होल स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या आ गई 3। इसको हम प्रॉपर्टी बंद करेंगे तो ये बनेगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर खत्म करने स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2x माइनस 3, जो कि हमारा ये रहा। इसके बाद है आपने इनका एलसीएम मालूम करना है, तो अब मैं इसका एलसीएम आपको बगैर कैलकुलेशन के मालूम करना बताऊंगा। देखो एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी वैल्यू जो तीनों में मौजूद हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कि सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे एक्स है, मतलब ऐसे हमारा आंसर वो होगा जिसके अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा हो। तो देखो इसके अंदर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो ये हमारा नहीं आंसर, ये भी हमारा नहीं आंसर। आंसर या तो इसमें होगा या तो इसमें, क्योंकि इसमें आपके पास एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ रहा है। नेक्स्ट अब देखते हैं एक्स वाई जी तो तीनों में है, ठीक है वो हो गया। अब हम नंबर देखते हैं, नंबर है 15, 45 और 30। आप देखो कि 15 जो नंबर है आपके पास आ रहा है, 15 को सोल्व करेंगे, ठीक है, 45 को सोल्व करेंगे तो कोई नंबर आएगा, 30 को भी सोल्व करेंगे कोई नंबर आएगा। तो अब ये देखो यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, तो खाली 15 को सोल्व करके तो नहीं ना आ सकता, क्योंकि बाकी नंबर भी पड़े हुए हैं। इसका मतलब है ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर एक बड़ी वैल्यू होगी जो कि हमारे पास ये नजर आ रही है। तो देखो मैंने आपको बगैर, अगर आपको नहीं आता इतना क्वेश्चन सोल्व करना, तो आप तब भी कैसे लॉजिकल तुक्का लगाकर अपना आंसर ठीक कर सकते हो। पहले आप आपके ऑप्शन इसको एलिमिनेट कर दो, जो एंड पे बचती हैं आप उनको सोल्व कर देना। नेक्स्ट अब देखते हैं अगेन स्क्वायर रूट वाला आ गया, तो अब देखो पहला भी परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट वाला भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो ये लास्ट वाला किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। इसका मतलब है आपके पास आंसर क्या आएगा a माइनस बी आपका क्या बनेगा 2x, ठीक है। और उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके ऊपर अंडर रूट का साइन वो भी आपके पास आएगा, यानी कि मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। तो ये बनेगा आपके पास x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे, वैल्यू खत्म होगी तो आंसर प्लस माइनस के साथ आएगा, तो आपके पास आंसर बनेगा x माइनस 1/2x प्लस माइनस के साथ। ये आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ गई। बच्चे आप यहाँ पर ना तेजी में ये भी कर सकते हैं कि वो इस ऑप्शन को सही कर दें, लेकिन आप देखो हम उसने हमसे स्क्वायर रूट मांगा था, यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कि हमें इसके स्क्वायर रूट लेना था नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद द नंबर्स ऑफ मेथड टू डिटरमिन एचसीएफ मालूम करने के आपके पास याद रखना है 2 मेथड होते हैं, ठीक है, 2 मेथड है, एक डिवीजन मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है। इसके बाद है अब थोड़े से ग्राफ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इनको एक बार अच्छी तरह समझ लो, फिर आपके जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको रेस कर देता हूँ, यहाँ पर हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपके लिए इजी होगा सोल्व करना, ठीक है। मैंने एक ग्राफ ले लिया, ये मेरे पास एक ग्राफ है। ग्राफ के अंदर आप देखते हो ये आपके पास y होता है, ये आपके पास होता है नेगेटिव y, इसी तरह ये आपके पास नेगेटिव x और ये आपके पास होता है पॉजिटिव x। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये आपका जो है ये जो आपका है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड होता है और ये आपका फोर्थ होता है। यहाँ पर आपके पास पहली वैल्यू आपकी x की होती है, यहाँ पर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, यहाँ पर x नेगेटिव है और y क्या है पॉजिटिव है, यहाँ y भी नेगेटिव और x भी नेगेटिव, और यहाँ पे x पॉजिटिव है और y क्या है नेगेटिव। तो अब हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन देखते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में हमारा जो है आंसर वो आना है। तो अब देखो आप यहाँ पे नोट करो
तो आपके पास पहली वैल्यू पॉजिटिव है, पहली पॉजिटिव है, दूसरी क्या है नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव किस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तुम्हारी इसकी ऑप्शन क्या होगी सही, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। अब हम आगे इसको देख लेते हैं मूव करके। अब आगे काफ़ी क्वेश्चन है इसी तरह ही आपके सॉल्व होने हैं, जैसे इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आ गया। अब देखो आपके पास शायद एक क्वेश्चन हम स्किप कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो जी ये वाला एक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 मैं 2 मिनट में करवाता हूँ, पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 करा दूँ। अब देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। अब एक्स वाली नेगेटिव, वाई वाली पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो इसमें आपकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। अब हमारे ये वाले सारे ओके। अब हम अपने जो क्वेश्चन नंबर 23 हमने बीच में छोड़ा था इस पर आ जाते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कह रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर आपने करेक्शन ये करनी है, यहाँ पे y लिखा हुआ है, ठीक है। y इक्वल्स टू 2x + 1 और x की वैल्यू क्या दे दी है 2, तो वो कह रहे हैं y की वैल्यू क्या होगी। आपने सिंपल x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। तो x की वैल्यू पुट करेंगे 2, 2 2 = 4, 4 + 1 5, बहुत ईजी था, हमारा 5 इसका आंसर आ गया। ये दो मैंने आपको करवा दी है। नेक्स्ट स्टेप में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है x2 - x1 होल स्क्वायर, आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था आपके पास, x2 - x1 होल स्क्वायर माइनस प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या आ जाता है आपके पास अंडर रूट। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास कहाँ की वैल्यू हमारे पास ये है। अब देखो ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास क्या है y2। तो अगर x2 - x1 0 - 1 करूंगा आंसर 1 आएगा, -1 आएगा तो वो -1 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो 1 बन जाएगा, दरमियान में प्लस है, फिर 1 - 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 क्या बन जाएगा 2, 2 का अंडर रूट क्या आएगा अंडर रूट 2। हमारी करेक्ट ऑप्शन ये आ गई। नेक्स्ट स्टेप है सिंबल फॉर द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का सिंबल अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, ये आपका रे का सिंबल होता है, ये आपका जो है वो लाइन का सिंबल होता है, ये आपके पास जो है वो कॉन्ग्रेंट का सिंबल होता है, ठीक है। आप नोट करते जाओ। और ये फिर आपके पास आखिरी ऑप्शन बची, ये होता है लाइन सेगमेंट का, ठीक है। तो आपकी करेक्ट ऑप्शन ये है। हाउ मेनी राइट एंगल्स आर पैरेललोग्राम हैज़, ठीक है। आपकी पैरेललोग्राम की शक्ल कुछ ऐसी होती है और आपका जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हमारे पास किसी में भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। नेक्स्ट स्टेप है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू, कितने जो डायगोनल होता है ट्राइंगल पैरेललोग्राम का, ये डायगोनल ड्रॉ किया तो हमारे पास एक ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब आगे मूव करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 29 तक हम पहुंच चुके हैं, थोड़े से सवाल और रह गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको अभी तक सारा कुछ समझ आ रहा होगा। इसके बाद द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर बाइसेक्ट, ठीक है। ट्राइसेक्ट तो हो नहीं सकता, बाइसेक्ट राइट एंगल हमने देखा होता ही नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो हमारी ऑप्शन ठीक है। इन द पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट पार्ट आर ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल, जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट होता है उनकी साइड भी कॉन्ग्रुएंट होती है और एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। 32 है द राइट बाइसेक्टर ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की जो 3 साइड्स हैं उनका अगर हम राइट बाइसेक्टर लेते हैं तो वो कॉन्करेंट आता है। ये आपकी थ्योरम के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। थ्योरम की थर्ड थ्योरम आई थिंक है, उसकी जो स्टेटमेंट है उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है। द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर डैश ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट आउटसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। जब भी आपको ये वर्ड आए ना आउटसाइड का, तो आउटसाइड जो है वो हमारा ऑब्ट्यूस होता है, ओ फॉर आउट, ओ फॉर ऑब्ट्यूस। अगर इनसाइड आएगा, ठीक है, तो वो आपका एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। आपने याद रखना, आगे एक क्वेश्चन भी आने वाला है ऐसा। द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, कह रहे हैं कि एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल के, उनके जो बाइसेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंकरेंट होते हैं। कंकरेंट का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, यानी कि ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, इनके जब बाइसेक्टर्स लेंगे तो एक पॉइंट जो आएगा कॉमन आएगा, वो हमारा कॉन्करेंट होता है। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, ये आपका पहले वाले थ्योरम के जो है वो पॉइंट लिखा हुआ है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने 36 वाले के ऊपर। द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ एक्यूट एंगल। अब देखो एक्यूट एंगल बोल दिया ना, तो एक्यूट एंगल मैंने आपको बताया क्या होता है, इनसाइड होता है, आपने आंखें बंद करके लगा देना। इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल डैश एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, कह रहे हैं कि एक्यूट एंगल में कौन से एंगल्स जो हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। तो आपके 2 एंगल्स जो होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, यानी कि 2 एंगल्स का जो सम होता है वो 90 डिग्री से लेस होता है। द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ एंगल इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर सिंपल ट्राइंगल पूछेंगे तो वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। इसके बाद आपके पास जो आ रही है द राइट एंगल द
रे इज कॉल्ड अ बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इफ इट डिवाइड एन एंगल इनटू डैश इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो जो रे है कह रहे हैं वो बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट तब कहलाता है जब वो डिवाइड करता है एंगल को कितने इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, एक ट्राइंगल है ना आपके पास, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में वो जो एंगल है वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, आपने याद कर लेना है। इसके बाद आपके पास 40 है, इन अ ट्राइंगल देयर कैन ओनली बी, कितने राइट एंगल हो सकते हैं एक ट्राइंगल में। तो अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो राइट एंगल उसमें कितने हो सकते हैं, उसमें अगर हम सेंटर में लाइन ड्रॉ कर दें तो आपके पास 2 राइट एंगल ड्रॉ होते हैं। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2। द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर एक लाइन है उसके ऊपर एक पॉइंट लगा हुआ है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा क्योंकि वो उसी लाइन के ऊपर ही मौजूद है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर। अ ट्राइंगुलर डैश इज द यूनियन ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स इंटीरियर। तो ये ट्राइंगुलर रीजन की डेफिनेशन है। इफ ए एंड बी आर द लेंथ ऑफ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, a क्रॉस b होता है, उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू डैश ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। जब इक्वल एरिया की बात करनी है तो वो 2 होते हैं, आपने याद करना है। अ ट्राइंगुलर डैश इज द यूनियन ऑफ, अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसका आंसर भी क्या होगा, रीजन ही होगा। अ रेक्टेंगुलर रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर देन 2 ट्राइंगुलर रीजन इन मैनी वेज। ठीक है, ये आपने याद करना है, ये आपकी ग्लोसरी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, जो चैप्टर के लास्ट पे होती है ना, तो ये आपने की पॉइंट याद करना है, थ्योरम में भी किसी के अंदर लिखा होगा। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट या इक्वल, दोनों ऑप्शंस आ सकती हैं, सेम है। अब आगे मूव करते हैं। अब थोड़े से आपके जो हैं वो रह गए। इसके बाद आपके पास है इन अ पैरेललोग्राम, ये तुम्हारा ऑप्शन हो गया, द एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं, बराबर। तो अगर एक एंगल जो है वो 30 है, हमने पढ़ा हुआ है सम, एक ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं, 3 होती है ना। तो मैं लिखता हूँ x प्लस एक्स किसके इक्वल होता है, 180 के, यानी कि तीनों साइड्स का सम किसके इक्वल होता है, 180। तो अगर एक 30 है तो इसकी 2 साइड सेम होती हैं, तो 30 प्लस 30 ऐसे ही बनेगा ना, प्लस एक्स इक्वल्स टू किसके होगा, 180 के। अब 30 प्लस 30 60 होता है, 60 उधर आके 180 से माइनस होगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 60 कितना होता है वो 120। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई, 120। इसके बाद है द मीडियन ऑफ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशियो। तो आपकी करेक्ट ऑप्शन है 2:1। हाउ मेनी एंड पॉइंट्स हैज अ रे। ठीक है, रे कुछ इस तरह का सिंबल होता है, तो इसका एक एंड पॉइंट होता है और एक ऑन गोइंग होता है। ये एंड पॉइंट नहीं है बल्कि ये लाइन आगे जाती जा रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, जस्ट 1। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि एक लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं। तो एक लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक जस्ट लाइन के कितने होते हैं, उसके 0 एंड पॉइंट, कोई भी एंड पॉइंट जो है वो यहाँ पर नहीं होता। तो ये आपके थे सारे, आपके जो जितने भी आपने अपने ऑब्जेक्टिव करने थे। आप देखोगे इसके अंदर कल कितने क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होकर आएंगे और आपकी अब सारी जो तैयारी है हो चुकी है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया है कि आपके किस तरह आपके पेपर में आने हैं और आपको किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और आपको उनके करेक्ट आंसर्स भी मिल चुके हैं और जो गलत आंसर है वो भी पता चल गया क्यों गलत है। ठीक है, तो इसमें अब आपके 15 में से 15 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बस आपने इसको एक बार अच्छी तरह देख लिया, इस पूरी वीडियो को, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, और इन फ्यूचर अपने जो छोटे बहन भाई हैं या छोटे सिबलिंग्स हैं, कज़न्स हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करना, उनको बताना कि हमने पूरा MCQs हैं वो प्रिपेयर कर लिए हैं, आप भी इससे प्रिपेयर करो। और आप देखोगे कि बोर्ड के अंदर ये MCQs आएंगे, बल्कि आप खुद अपने सिबलिंग्स को बता रहे होगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।